डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अरविंद कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ थ्योरी ऑफ मशीन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। तो हम इसमें समझेंगे कि काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट क्या होते हैं। तो एक्चुअली में अगर बात करें, हमारी जो भी मशीन है उसका हर एक पार्ट अगर रिलेटिव मोशन में है विद रेस्पेक्ट टू अदर पार्ट, मतलब कि दूसरे पार्ट के साथ अगर रिलेटिव मोशन में है तो उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट है। काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट होने के लिए एक कंडीशन और है, जो हमारा लिंक है वो एक रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। रेजिस्टेंट बॉडी अगर है हमारा लिंक तो वो कैपेबल होगा हमारी पावर और मोशन और फोर्सेस को एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ ट्रांसमिट करने में। तो ये हमने समझ लिया है कि एक्चुअल में काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट क्या होता है। इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं हम लोग। तो काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट क्या है? एवरी पार्ट ऑफ अ मशीन which is having some relative motion with respect to other part will be known as kinematic link और एलिमेंट। ये फुल स्टॉप। देखिए, अभी हमने जो डिस्कस किया था सेम वही चीज़ लिखी हुई है कि एवरी पार्ट ऑफ अ मशीन विच इज़ हैविंग सम रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू अदर पार्ट विल बी नोन एज काइनेमेटिक लिंक और एलिमेंट। इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि ये हमारा क्या है, काइनेमेटिक और लिंक की डेफिनेशन है। इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं। एक कंडीशन और है जिसको हम स्टार बना के जिस पॉइंट को लिख रहे हैं, जिसको हमने बोला था कि जो हमारा लिंक या एलिमेंट है वो एक रेजिस्टेंट बॉडी होना चाहिए। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कि रेजिस्टेंट बॉडी क्या होता है। अगर वो लिंक हमारा रेजिस्टेंट बॉडी है तो वो कैपेबल होगा हमारे पावर और मोशन और फोर्सेस को एक एलिमेंट से दूसरी एलिमेंट की तरफ ट्रांसमिट करने में। तो वो भी पॉइंट हम लिख लेते हैं कि इट इज़ necessary it is necessary for the link to be our resistant body। इसको भी हमने अंडरलाइन कर लिया कि रेजिस्टेंट बॉडी है, सो दैट इट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग पावर and motion from one element to the other element। तो अभी हमने इस पॉइंट को समझा था कि अगर हमारा कोई भी लिंक
रेजिस्टेंट बॉडी होता है तो वो कैपेबल होगा हमारी पावर और मोशन और फोर्सेस को एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ ट्रांसमिट करने में। तो ये बात सबको समझ में आ गई। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजिस्टेंट बॉडी को। तो समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंट बॉडी क्या होता है। तो हम लोग समझ लेते हैं कि रेजिस्टेंट बॉडी क्या है। तो इसके लिए अगला पॉइंट लिख लेते हैं हम कि फॉर द body to be a link, it must be resistant body. तो रेजिस्टेंट बॉडी क्या होती है उसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं कि क्या है एक्चुअल में रेजिस्टेंट बॉडी। तो इसको मैं डिफाइन करता हूँ पहले, उसके बाद लिखते हैं हम लोग। एक्चुअल में रेजिस्टेंट बॉडी वो बॉडी होती है जो कैपेबल होती है एक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करने में एक सर्टेन लिमिट तक। मतलब कि जो भी हमारी बॉडी रेजिस्ट करे डिफॉर्मेशन को एक सर्टेन लिमिट तक। डिफॉर्मेशन तो होगा बट एक सर्टेन लिमिट तक ही होगा। जो क्या कर सके, जो कैपेबल हो हमारी पावर और फोर्सेस को ट्रांसमिट करने में। इस तरह की बॉडी हमारी क्या कहलाती है, रेजिस्टेंट बॉडी कहलाती है। कि वो बॉडी जो कैपेबल हो रेजिस्ट करने के लिए डिफॉर्मेशन को बट एक सर्टेन लिमिट तक। तो इस टाइप की बॉडी जो भी रहेगी हमारी वो क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंट बॉडी कहलाएगी। अभी हम इसको बहुत अच्छे से डीपली अभी आप लोगों को बताने वाले हैं कि एक्चुअल में रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी में क्या डिफरेंस है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि रेजिस्टेंट बॉडी क्या है, विच आर हैविंग a capability to resist the deformation at the certain लिमिट। जो क्या करे, हमारे रेसिस्ट करे डिफॉर्मेशन को एक सर्टेन लिमिट तक। एंड फर्दर द हैविंग कैपेबिलिटी to transmit power, motion और forces etc। तो समझ में आया रेजिस्टेंट बॉडी क्या है हमारी। रेजिस्टेंट बॉडी वो बॉडी है हमारी जो हमारे डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करे बट एक सर्टेन लिमिट तक, और फर्दर कैपेबल हो या कैपेबिलिटी रखती हो टू ट्रांसमिट पावर, मोशन एंड फोर्सेस etc। यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। इसके बाद हम फर्दर मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि एक्चुअल में क्या है रिजिड बॉडी। अगर हम रिजिड बॉडी की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक आपको दिखाता हूँ कुछ कि एक्चुअल में रिजिड बॉडी क्या होती है। तो हम लोग इसको समझ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो रिजिड बॉडी, अगर रिजिड बॉडी की बात करें तो इसमें जो डिफॉर्मेशन होता है वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब जीरो के बराबर होता है।
तो हम चाहे तो लिख सकते हैं इसको कि डिफॉर्मेशन नॉट अकर, कि इसमें हमारा डिफॉर्मेशन नहीं होगा या नेग्लिजिबल होगा। अगर हम रेजिस्टेंट बॉडी की बात करें, रेजिस्टेंट बॉडी की बात करें तो रेजिस्टेंट बॉडी को हमने ऊपर भी समझा है कि हमारा जो डिफॉर्मेशन है उसको रेजिस्ट करे बट एक सर्टेन लिमिट तक, मतलब कि कैपेबिलिटी टू रेसिस्ट द डिफॉर्मेशन at the certain limit and capable to transmit power, फोर्सेस ETC। ये डेफिनेशन हमने ऊपर भी लिखी है, इसको मैंने एक जगह इसलिए लिख दिया है जिससे कि आप लोग को कन्फ्यूजन ना रहे कि रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी में क्या डिफरेंस है। आगे अगर हम बात करें, एक मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा कि जो रिजिड बॉडी होती है उसके लिए कंडीशन क्या है या रेजिस्टेंट बॉडी के लिए कंडीशन क्या है, तो ये कंडीशन शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। तो अगर हम बात करें रिजिड बॉडी के लिए, रिजिड बॉडी और रेजिस्टेंट बॉडी के लिए एक एग्जांपल है कि हमने एक फिक्स लिंक से ये स्प्रिंग लटकाई हुई है और एक इसकी स्टिफनेस K है, सपोज यहाँ पे फोर्स F लग रहा है और यहाँ पे जो डिफॉर्मेशन है, यहाँ पे डिफॉर्मेशन हियर X है। तो हमें पता है कि फोर्स इक्वल टू स्टिफनेस इनटू डिफॉर्मेशन। तो अगर हम यहाँ से बात करें कि जो हमारा K है स्टिफनेस, उसको निकालने की कोशिश करें तो फोर्स पर यूनिट लेंथ या डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्मेशन है हम वो फोर्स के अपॉन में ले आएंगे। और हमें पता है, अभी हमने ये बात की है कि अगर ये मान लो सपोज अगर ये रिजिड बॉडी है, फॉर रिजिड बॉडी, तो हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। मतलब कि डिफॉर्मेशन हमारा क्या रहता है रिजिड बॉडी के लिए, 0 रहता है, नेग्लिजिबल रहता है। तो अगर हम यहाँ x की जगह पे रखें तो ये हो जाएगा हमारा k इक्वल टू इन्फानाइट। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और समझ में आती है कि अगर बॉडी हमारी रिजिड है, तो उसके लिए जो स्टिफनेस होगी वो क्या होगी, हमारी इन्फानाइट हो जाएगी। स्टिफनेस की अगर हम